आज कुछ हम लोगों को सूत्र के बारे में जानना है कि सूत्र किसे कहते हैं। थोड़ा लेक्चर टाइप का क्लास है, आज लंबा चलने वाला है सूत्र संकेत टॉपिक। तो आपको याद रखना है पहला चीज कि आपके पास व्यक्त करने के लिए दो तीन चीजें होती हैं। तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्रण में तो संघटन होता है, दो तीन को मिलाकर लिखते हैं, राइट। लेकिन तत्व और यौगिक को हमको व्यक्त करना है। तो जब तत्व और यौगिक को व्यक्त करना है तो तत्व को व्यक्त करने के लिए हम प्रायः संकेत शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि तत्व को हमको व्यक्त करना होगा तो हम संकेत का बोलेंगे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है, सोडियम का संकेत क्या है, मैग्नीशियम का संकेत क्या है, एल्युमिनियम का संकेत क्या है। लेकिन जब भी किसी कंपाउंड यानी यौगिक को व्यक्त करना होता है तो उसको हम सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हम बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, जल का सूत्र क्या है, अमोनिया का सूत्र क्या है। अब वहां पे हम संकेत शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो यौगिक को यदि व्यक्त करना होता है जनरली प्रायः तो हम लोग सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, और यदि तत्व को व्यक्त करना होता है तो हम लोग संकेत यानी सिंबल शब्द का प्रयोग करते हैं, और यौगिक के लिए सूत्र यानी कि फॉर्मूला शब्द का प्रयोग करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं उसका पूरा नाम होता है रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं इस बात को आज समझिएगा आप लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है सूत्र को लेकर। सूत्र में अगर कंफ्यूजन है तो सूत्र से रिलेटेड ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बात समझ लीजिएगा, ठीक है। कितने प्रकार के सूत्र हैं, क्या क्या हैं, उनको समझिएगा, ओके। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि जो सूत्र यानी रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, पहला सवाल। तो केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का आप लिख कर देख लीजिए, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख कर देखिए। जैसे आपने CO2 लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड, यह रासायनिक सूत्र हुआ। या आपने ग्लूकोज का लिखा था C6H12O6, यह हो गया रासायनिक सूत्र, राइट। गौर कीजिए, यह रासायनिक सूत्र है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सूत्र किसे कहते हैं। सूत्र किसे कहते हैं यदि हमको परिभाषित करना होगा तो हम उसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो यौगिक के लिए यानी रासायनिक सूत्र यौगिक के लिए कैसे परिभाषित होगा उसको गौर से सुनिएगा। वह विधि जिसके द्वारा किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के अनुपातों को व्यक्त किया जाता है उसे हम सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये सूत्र जो होता है, आगे अगर बढ़िएगा, रासायनिक सूत्र यानी सूत्र फॉर्मूला कितने प्रकार का हो जाएगा तो ध्यान दीजिए। इसका डिफिनेशन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये फिर आगे जाकर अभी पूर्ण होगा। तो सूत्र कितने प्रकार का होगा ध्यान दीजिएगा। सूत्र जो होगा वो मेनली 3 प्रकार का होता है। मूलानुपाती सूत्र यानी इम्पीरिकल फॉर्मूला, इसी को हम लोग सरल सूत्र भी बोलते हैं। सरल सूत्र यानी सिंपल फॉर्मूला। एक होता है, देखिए पहला मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है ना, सरल सूत्र। दूसरा होता है अणु सूत्र जिसको आणविक सूत्र भी बोलते हैं यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एक जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ही एक दूसरा टाइप होता है संक्षिप्त रूप, जिसको हम बोलते हैं युक्ति सूत्र। वास्तव में अगर बात करें तो जो हमारे सूत्र होते हैं वो 3 ही प्रकार के मुख्यतः हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। तो सूत्र में क्या होता है वो ध्यान दीजिए। सूत्र मूलानुपाती सूत्र यानी सरल सूत्र में हम तत्वों का सरल अनुपात व्यक्त करते हैं,
अणु सूत्र में हम वास्तविक अनुपात व्यक्त करते हैं और संरचना सूत्र में हम बंधन की प्रकृति यानी बंधन जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी सूत्र किसे कहते हैं, अगर आपके पास सवाल आया तो आप कह सकते हैं किसी भी यौगिक में तत्वों, किसी भी यौगिक यानी किसी भी पदार्थ को भी आप कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ में जो भी तत्व हैं उनके अनुपात को व्यक्त करने वाली और संरचना को व्यक्त करने वाली विधि को हम सूत्र कहते हैं। यानी अगर यौगिक को हम पकड़ते हैं, चूंकि रासायनिक सूत्र है तो रासायनिक सूत्र रासायनिक अभिक्रिया से बनेगा और रासायनिक अभिक्रिया से कौन बनता है, यौगिक। तो अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात, यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात और उनके बीच बनने वाले बंधन को व्यक्त करने की विधि सूत्र कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सूत्र किसे आप कह सकते हो, तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के अनुपात और उनके बीच बनने वाले बंधनों को व्यक्त करने की विधि को हम बोलते हैं सूत्र यानी फॉर्मूला। सूत्र यानी फॉर्मूला, ठीक है। अब ये विधियां कौन कौन सी है, मूलानुपाती सूत्र यानी सरल सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है और संरचना सूत्र क्या है, इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, वो चीज पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, सूत्र क्या है, तो किसी भी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के अनुपात और उनके बंधन बीच बनने वाले बंधनों को व्यक्त करने की विधि को हम बोलते हैं सूत्र, ठीक है। सूत्र कितने प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के। अब संरचना सूत्र का एक संक्षिप्त रूप आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र यानी रेशनल फॉर्मूला, संघनन सूत्र, राइट। गौर कीजिए, पहले इसको पढ़ाएंगे तब इसको तब उसको, आज थोड़ा इसको समझा देते हैं, डिटेल में दिक्कत नहीं है। यहां पर हम कुछ यौगिक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको गौर से देखिएगा। यहां पर हम लिख रहे हैं सरल सूत्र और इससे पहले एक हमको चार्ट बनाने अणु सूत्र का, तो यहाँ पहले अणु सूत्र लिख देते हैं कि आपको पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे अणु सूत्र, और यहाँ लिखते हैं सरल सूत्र। पहले जो जनरली आपको कुछ यौगिक याद हैं उनका सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ग्लूकोज C12H22O11, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, है ना, या मीथेन इथेन C2H6, ऐसे कुछ कंपाउंड आपने लिख दिए, बेंजीन C6H6। आप जनरली जो भी फॉर्मूला याद रखे हो, जो भी फॉर्मूला आपको याद है वो जनरली अणु सूत्र होता है। ये वास्तविक अनुपात को बता रहा है, ये बता रहा है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:2 है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 12:22:11 है, चीनी है ये। H2O2 में H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:2। यहाँ इथेन है C2H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है 2:6। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 6:6। अगर यही हम ग्लूकोज ले ले C12 C6 H12 O6 C6H12O6, ये ग्लूकोज। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनका अनुपात क्या है, 6:12:6, राइट। ये वास्तविक अनुपात है, ये वास्तविक अनुपात जो लिखा गया है इसी को हम बोलते हैं अणु सूत्र। यानी अभी तक आप लोग को जितने फॉर्मूले याद हुए हैं, जितने फॉर्मूले याद हुए हैं वो सभी के सभी हैं अणु सूत्र, वो सभी के सभी हैं अणु सूत्र, राइट। अब इसका अनुपात व्यक्त करते हैं, इसमें 1:2 है, तो 1:2 को सरल करोगे तो 1:2 ही आएगा, तो इसका सरल सूत्र भी CO2 ही हो जाएगा। अगर यहां देखें 12:22:11 तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी ये सरल है। सरल का मतलब ये भी लिखाएगा C12H22O11,
लेकिन यहाँ 2:2, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। जो कॉमन है उसको निकाल दोगे तभी तो सरल बनेगा। तो कॉमन है उसको निकाल दिए तो यहाँ बच गया क्या? HO। देखिए सरल सूत्र बन रहा है। यहाँ आया आप, यहाँ C2H6 है, तो देखिए यहाँ पर 2:6 है। 2:6, 2 और 6 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा C और यहाँ पर बचेगा 3। यहाँ 6:6 यानी 6/6, सरल अनुपात 1:1। तो कार्बन भी 1, हाइड्रोजन भी 1, तो ये हो गया C और H। यहाँ देखिए 6:12 में कॉमन क्या है? 6 है। 6 को निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या बचेगा? CH2O। इसे बोलते हैं हम सरल सूत्र। सरल सूत्र जो होता है अणु सूत्र से ही बनेगा। अणु सूत्र में जो वास्तविक अनुपात दिया गया है उसको सरल करके लिखना है। यानी आपकी अपनी भाषा में समझ लीजिए, तो आपकी अपनी भाषा में ये हो गया कि जो फॉर्मूला लिखे उसमें जो तत्व हैं उसमें अगर कोई भी अंक कॉमन मिल रहा है सभी में, ध्यान दीजिए सभी में, ऐसा नहीं कि यहाँ 12 और 22 है, इस दोनों में कॉमन निकल गया तो निकालेंगे, नहीं। 12, 22, 11 इस तीनों में कोई कॉमन है उसको निकाल देना है, निकाल के उसको सरल बना देना है, और जो शेष बचेगा उसको इस तरह सरल सूत्र की तरह क्या कर देना है? लिख देना है। बात समझ में आ रही है आपको? बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर से आप कुछ अणु सूत्र देकर उसको सरल सूत्र में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताएंगे। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार। जितना फॉर्मूला आपने आज तक याद किया है वो अणु सूत्र है। जो भी रिएक्शन में प्रयोग करते हैं अणु सूत्र है, राइट? तो आपको जो याद है ना अभी तक फॉर्मूला, वो सब के सब अणु सूत्र है। अब उसमें जो भी तत्वों का अनुपात है उसको सरल कर देना है, मतलब जो कॉमन हो उसको निकाल कर वहां से हटा देना है। तो जो अनुपात मिलेगा वो सरल अनुपात मिलेगा, और उसको रखोगे तो जो सूत्र बनेगा वो सरल सूत्र बनेगा। ठीक है, चलिए गौर कीजिए। अब एक दो फॉर्मूले हम दे रहे हैं और उसको सरल सूत्र में लिखना है। एक दो फॉर्मूले दे रहे हैं जिसको सरल सूत्र में लिखना है। ये जनरली वाले जो होते हैं ये तो कोई भी बच्चा, आम बच्चा भी बना देता है ना। प्रॉब्लम्स कहाँ होती है? कुछ उटपटांग टाइप के दे देते हैं, आप उसको रीड नहीं कर पाते। रीड नहीं कर पाना ये सबसे बड़ी क्या होती है? कमजोरी हो जाती है ना। तो ध्यान दीजिए, एक दिया गया आपको CH3COOH। ये कौन है आपको याद है ना? एसीटिक अम्ल है। एसीटिक अम्ल यानी सिरका, विंजर। ध्यान दीजिए, इसका हमको सरल सूत्र लिखना है तो ये अणु सूत्र। हम आपको पहले ही बोले कि जितना आपको याद है, जो भी आप लिखते हो रिएक्शन में या जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो किसी यौगिक का, वो सारे के सारे अणु सूत्र हैं। अब ये है सिरका मतलब एसिटिक अम्ल, इसका हमको सरल सूत्र लिखना है। कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते समय भी बताए थे कि जो जो अलग अलग हैं उन सब को एक जगह कलेक्ट कर लो। एक ही तत्व अलग अलग जगहों पर जो आया है उसको एक जगह क्या करो? कलेक्ट कर लो। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2, तो कार्बन 2 एक जगह आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है 4, हाइड्रोजन आ गया 4 एक जगह। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन आ गया एक जगह 2, राइट? अब बनेगा सरल अनुपात। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? 2, 4, 2। इसमें कॉमन क्या है? 2, 2 कॉमन निकाल दो। निकालने के बाद यहाँ क्या बचा? CH2O। ये हो गया सरल सूत्र, क्योंकि 2:4:2 करोगे, सरल करोगे तो 1:2:1, 1:2:1। मतलब इसका जो सरल सूत्र होगा ये होगा कंप्लीट, क्योंकि ये सरल नहीं था, इसमें कॉमन निकलने लायक चीजें थी। लेकिन वही अगर आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोल दे, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम तो सुना होगा आपने, H2SO4। ठीक है, H2SO4। अगर ऑफलाइन आपको कभी कोचिंग पर आने का मौका मिल गया भगवान की दया से 2 महीना 2.5 महीने के बाद, तो ये सारी चीजें आप देख कर समझ सकते हो। सारे प्रैक्टिकल का व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। प्रैक्टिकल 5-6 को कराए भी थे सेकेंड ईयर में, लेकिन तब तक कोरोना महाराज अपना तांडव मचा दिए। तो भविष्य में जब भी जुड़ोगे आप लोग आगे ऑफलाइन में, तो ये सारी चीजें जो है एसिटिक अम्ल भी मिलेगा आपको और सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपको भाई देख कर। हाँ, कुछ खतरनाक है तो थोड़ा बचा के देखना है, प्रैक्टिकल करना है। इसमें देखिए भाई, ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपको याद है,
H2SO4 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, यहां हुए 2 1 4 2 1 4 2 1 4। ये तो ऑटोमेटिकली सरल है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसका जो अणु सूत्र है वही हूबहू क्या हो जाएगा, सरल सूत्र भी हो जाएगा। जब कॉमन निकलने लायक रहेगा तब ना निकालोगे, यहां पर तो ऑलरेडी पहले से ही वो सरल है ना। अब गौर कीजिए, यहां से आपको तात्पर्य क्या मिला, आपको ये तात्पर्य मिला कि जो अणु सूत्र है वो सरल सूत्र के समतुल्य भी हो सकता है। अगर अणु सूत्र सरल सूत्र के समतुल्य नहीं है तो अणु सूत्र में जो भी तत्व के परमाणु कॉमन हैं उस अंक को निकालकर सरल बना दो, सरलीकरण कर दो, जो बचेगा उसको लिख दो तो आपको सरल सूत्र प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात आती है संरचना सूत्र की। तो संरचना सूत्र जो टॉपिक है वो सभी यौगिक पर लगता है। संरचना सूत्र में हम बॉन्ड को दर्शाते हैं, राइट। किसको दर्शाते हैं, बॉन्ड को, बॉन्ड यानी बंधन, ठीक है। जैसे आपको बॉन्ड बनाना है, संरचना सूत्र में जाना है, तो बड़ी जटिल समस्या है। कुछ आप लोगों को हम बोले थे कि परमाणु संख्या 1 से परमाणु संख्या 30 तक आप द्रव्यमान भी याद कर लो, संकेत भी याद कर लो, परमाणु संख्या भी याद कर लो और नाम भी याद कर लो। तो आप शुरू से जुड़े हुए हो तो थोड़ा सा अपने आप को प्लस में रखो और इतना याद करके अपने आप को इंटेलिजेंट स्टूडेंट की श्रेणी में लाओ। तो इसको याद कर लेना आप लोग, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, और याद है तो अति उत्तम, बहुत ही अच्छा है। कंप्लीट। चलिए गौर कीजिए, बॉन्ड बनाना होता है तो जनरली हम लोग सह संयोजक यौगिक लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब भी हम कंपाउंड रखते हैं तो उसमें पहले बीच में किसको रखेंगे, ये आपके पास समस्या होती है। तो आपको वो समस्या दूर कर दे, ध्यान दीजिए, हम कुछ फॉर्मूलाज रख रहे हैं आपके लेवल पर। हालांकि 3 तरीके हैं तो उसमें एक तरीका आपको बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, तो और तरीके भी हम आपको बताते रहेंगे। एक तरीका आज बता रहे हैं, जैसे ध्यान दीजिए, आपने लिखा CH4, आपने लिखा H2SO4, आपने लिखा NH3, आपने लिखा CO2, आपने लिखा H2O, ETC। बहुत से फॉर्मूले आपने लिख दिए, है ना, बहुत से फॉर्मूले आपने क्या कर दिए, लिख दिए, और आपके पास समस्या हो गई कि अब इसमें बीच में किसको रख के बॉन्ड बनाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बीच में किसको रखोगे, पहला रूल बता रहे हैं, ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 3 नियम हैं केंद्रीय परमाणु को पहचानने के लिए, यानी बीच में किसको रखेंगे, 3 नियम है। 3 नियम में पहला नियम बता रहे हैं, तो पहला नियम बता रहे हैं तो कुछ का तो पकड़ लोगे लेकिन कुछ का नहीं पकड़ पाओगे। तो सारे कंपाउंड को पकड़ने के लिए तीनों नियम जानना जरूरी है। पहला नियम पकड़ो, जिसकी संख्या कम होगी, जिस तत्व की संख्या कम होगी वो बीच में होगा, पहला जनरल रूल। जैसे CH4 में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन 1 है तो बीच में कार्बन रहेगा। H2SO4 में H2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, इसमें बीच में कौन रहेगा, सल्फर रहेगा, सल्फर कम है। NH3 में N1 है, H3 है, कम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बीच में रहेगा। CO2 में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो बीच में कौन रहेगा, कार्बन। H2O में H2 है, ऑक्सीजन 1, तो बीच में कौन रहेगा, ऑक्सीजन। तो इसको बॉन्ड बनाए होंगे आप लोग, फर्स्ट ईयर में याद होगा, याद कीजिए। CH4 को इस तरह बनाते हैं, C बीच में, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये आप 10th में बना चुके हैं। H2SO4 को बनाते हैं तो बीच में H, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। NH3 में बीच में N आता है और 3 ओर से बॉन्ड घेर लेता है इसको, हाइड्रोजन। CO2 में बीच में C, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। H2O में आते हैं तो बीच में O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यही हम आपको बता रहे थे कि बीच में कौन रहेगा, ये समस्या थी आपकी। तो जो भी सूत्र लिखोगे जनरली लो लेवल पे, उसमें जिसकी संख्या कम है वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। मतलब बीच में का मतलब हो गया वो केंद्रीय परमाणु है, बीच में का मतलब हो गया कि वो केंद्रीय परमाणु है। तो बीच में कौन रहेगा, ये बात तो आपको पता चल गई है। अब बॉन्ड बनाने की समस्या है, तो बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो रासायनिक बंधन में आपको बताएंगे, अभी तो सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्र बता रहे हैं, तो आप देखिए,
ये CH4 आपने जो लिखा वो कार्बनिक है, H2O क्या है, अकार्बनिक है। जो संरचना से यहाँ पे जो आपने बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस सबका इंट्रोडक्शन आगे देंगे, नहीं तो 10th में जो इंट्रोडक्शन आपने लिया है उसके आधार पर ही इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ये जो संरचना सूत्र है ये कार्बनिक के लिए भी है और अकार्बनिक के लिए भी है। ये संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र में कौन सा तत्व किस तत्व के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बनाया है, कैसा बॉन्ड है, इसको दर्शाया जाता है। किसमें? संरचना सूत्र में। क्लियर? गौर कीजिएगा। अब संरचना सूत्र का ही एक आ जाता है संक्षिप्त रूप युक्ति सूत्र। तो क्या यह सभी पर लागू होता है? नहीं, यह सभी पर लागू नहीं होता है। कौन सा सूत्र? युक्ति सूत्र। यह है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के बाद कौन आता है? युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र क्या है वो समझिए। यहां पर हम कुछ यौगिक दे रहे हैं। यौगिक में हमने दिया CH4, C2H6, C3H8, C4H9, C4H10 या C5H बार। यहां पे हम संरचना बना रहे हैं। देखिए संरचना, गौर से देखिएगा, संरचना, ठीक है। संरचना देखिएगा, CH4 का संरचना सूत्र क्या होगा? तो CH4 में C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये किसका हो गया? CH4 का। C2H6 का बनाने के लिए आया C2H6। तो C2H6 में कार्बन कितने हैं? दो है, तो दो कार्बन बीच में आ जाएंगे, है? और चारों ओर से कौन लपेट लेगा इसको? हाइड्रोजन। ये दो को समझते हैं पहले। फिर ये तीन वाले को बना रहे हैं यहाँ पे। तीन वाले के बाद चार को पकड़ेंगे। ध्यान दीजिए, तीन को कार्बन है तो तीनों कार्बन बीच में, फिर चारों ओर से किसको लपेट देना है? हाइड्रोजन। ये कार्बनिक यौगिक है। तो जो युक्ति सूत्र यानी संहनन सूत्र का प्रयोग होता है वो कार्बनिक यौगिक को लिए ही होता है ना। क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में जब हम संरचना सूत्र बनाने जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े अगर सूत्र हम लोग रिएक्शन में लिखने लगेंगे, ये तो अभी चालू किए हैं, अभी आगे और बढ़ेगा। इतने बड़े बड़े अगर हम लोग सूत्र लिखने लगेंगे रिएक्शन में तो पूरा पेज भर जाएगा, समय भी लगेगा और कहीं ध्यान भटका तो गलती भी होगी, तो रिएक्शंस को लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। तो विकल्प निकाला गया, इनका एक युक्ति सूत्र बनाया गया, मतलब संक्षिप्त रूप बनाया गया, युक्ति सूत्र, जिसको हम लोग संहनन सूत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, युक्ति सूत्र का प्रयोग कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप व्यक्त करने में होगा, और कार्बनिक में ये नहीं लागू है। CH4 में तो सेम रह जाएगा इसी तरह, युक्ति सूत्र की बात करें, क्योंकि CH4 बड़ा नहीं है तो CH4 सेम जैसा था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन यदि बात करें इसकी C2H6 की, इस वाले की, तो ध्यान दीजिए, ये CH4 का तो हो गया काम, इसको हटा दे रहे हैं, स्पेस कम पड़ेगा ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गौर कीजिए, इसको छोटा रूप में कैसे बदल सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3, तो CH3 लिख दिया हमने, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे देखिए CH3 लिख दिया हमने। तो जो इतना बड़ा रूप दिखाई दे रहा था इसका एक संक्षिप्त रूप हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ध्यान दीजिए, इसी के साथ 1 2 3 तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 2 3 तो 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड लगे। अब ये जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है इसका संक्षिप्त रूप देखिए इसका। इसमें कार्बन के साथ 1 2 3 है तो CH3। फिर बीच वाला कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 तो CH2। फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ये क्या हो जाएगा? CH3। तो जो इतना बड़ा हमने सूत्र लिखा था इसी का एक संक्षिप्त रूप लिख दिया ये, तो इसको बोलेंगे हम युक्ति सूत्र। तो ये संरचना सूत्र का ही संक्षिप्त रूप होता है युक्ति सूत्र। और जनरली जो युक्ति सूत्र का प्रयोग होता है वो कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को व्यक्त करने में होता है। अब हम C4H10 की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, C4H10 अभी लिखवाना नहीं है बाबू, अभी थोड़ा बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा दिमाग में जगह दीजिए, क्योंकि आगे बहुत लंबा सिलेबस है ना। ये सारी चीजें 10th में ही क्लियर हो जाती हैं,
लेकिन हमको पता नहीं आपकी क्लियर हुई कि नहीं। C4H10 को पकड़िए भाई, समस्या विकराल है। क्या विकराल है वो देखिए। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन हैं। एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो 4 को कार्बन को सजाने का क्या क्या तरीका हो सकता है? देखिए 1 2 3 और 4, ये पहला तरीका। दूसरा ये हो सकता है 1 2 3 और एक नीचे यहाँ 4 डाल दिया, राइट। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 को बॉन्ड बनाता है कार्बन। मीथेन में 4 को था ना बॉन्ड, उसी तरह तो 4 को 4 और बॉन्ड रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ हर एक कार्बन के साथ जहां जहां खाली है उधर क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो नॉर्मल ब्यूटेन, और यहां पर आओगे तो यहां भी बनेगा हाइड्रोजन लगेगा, ऊपर वाले की तरह ही हाइड्रोजन लगेगा। देखिए इसमें एक साइड खाली है, एक हाइड्रोजन, इसमें 3 साइड खाली है, 3 हाइड्रोजन। इसमें हो गया है शाखा, तो शाखा हो गया है, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, घबराना नहीं है। गौर कीजिए। अब इसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे तो देखो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ लिखेंगे CH3, तब लिखेंगे सिंगल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ 2 और फिर 3। इतना बड़ा जो आपने फॉर्मूला लिखा था संरचना सूत्र में, इसका एक छोटा रूप हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया युक्ति सूत्र। इसको देखिए सेम उसी तरह CH3 हो गया, यहाँ CH है और यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH। ये जो इतना बड़ा हम लोग लिखे थे ये थोड़ा छोटे में आ गया, देखने में भी सुविधाजनक हो रहा है। इस तरह इसको देख रहे होगे आप लोग, आपको लगता होगा थोड़ा और टाइप का कि बहुत जगह ले लिया है, थोड़ा भी नजर भटक जाएगी तो गलती हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि कार्बनिक यौगिकों में संरचना सूत्र का जो संक्षिप्त रूप लिखने का विधि है उसको बोलते हैं युक्ति सूत्र। जनरली ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जनरली जो संरचना सूत्र होता है वो कार्बनिक का भी होता है और अकार्बनिक का भी होता है, लेकिन जो युक्ति सूत्र होता है वो मुख्यतः कार्बनिक का होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में बहुत लंबी लंबी श्रेणियां बनती हैं संरचना सूत्र की, बहुत बड़े बड़े यौगिक होते हैं, तो उनको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने युक्ति सूत्र का प्रयोग प्रारंभ किया कि हमारा अध्ययन क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, रिएक्शंस लिखने में हमको दिक्कत न हो। इसी तरह